तरीके से भाजपा जो है बिल्कुल एक तरफ से हिंदू 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 करते रहते हैं, कहीं ना कहीं एमआईएम भी सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। इरशादुल्लाह खान से भी बहुत बड़ा अहम सवाल है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वो, उनको तो नैतिकता के आधार पर उनको तो तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए था। एक तरफ माइक पे चढ़ करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके बोलते हैं कि मैंने ज़मीन दिलवाया, मैंने यहाँ पे ये मुहिम छिड़वाया, मैंने ये चीज़ करवाया, मैंने इस चीज़ को इनिशिएट करवाया। तो आप वो क्रेडिट जब ले रहे हैं तो इस चीज़ को पूर्ण तरीके से आप ज़मीन पर उतारने का काम क्यों नहीं किया आपने? आप यहाँ पर आते हैं, झुंझुना पकड़ा करके चले जाते हैं, आप अपने बगल के शहर में जाते हैं, बगल के ज़िले में जाते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे सौगात दे देते हैं। क्या भाई? तो वहाँ पे आपके नहीं, आपके सहयोगी दल के सांसद वहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री वो पूरे बिहार के हैं, वो जदयू के नहीं हैं, वो राजद के नहीं हैं, वो भाजपा के नहीं है, वो वीआईपी पार्टी के नहीं है, वो हम पार्टी के नहीं है, वो पूरे बिहार के 9 करोड़ 10 करोड़ आवाम के वो मुख्यमंत्री हैं। जब भी हम लोग ने राजनीति की है, हम लोग ने वोट मांगा है तो काम के नाम पे मांगा है, ना कि राम के नाम पे मांगा है। अनिश इकबाल साहब, कुछ दिनों पहले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया और उसमें जेपीसी लगा, और जेपीसी में अब वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल पास हो गया, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही जदयू की, क्योंकि जदयू ने समर्थन दिया इसको लेकर। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, क्योंकि आप राजद के अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना गांव के जितने भी व्यूअर्स हैं इस समय देख रहे हैं उन सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले तो जो वक्फ बोर्ड का जो मामला हुआ था और जेपीसी में एक संगठन जो बना, जो सांसद के अंदर जो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमीशन और कुछ सांसद मिल करके उसको जो बनाते हैं, उसमें बहुत अगर देखा जाए तो उसमें सबकी एक निगाह टिकी हुई थी कि क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनका तो पूर्ण तरीके से समर्थन था, तभी जाकर के सरकार हिंदुस्तान में बन पाई। लेकिन एक मुसलमानों को एक आस था कि उनके आंख में ज़रूर पानी होगा और इस चीज़ का वो खासम विरोध करेंगे। लेकिन जितने भी तमाम लोगों का जो उम्मीद था उनके ऊपर, वो सारी उम्मीद को धराशाही कर दिया, और बहरहाल जिसका डर था वो हुआ, और उनके मौजूदगी में ये चीज़ हो गया है। और आने वाला वक्त बिहार के अवाम जितने भी हैं यहाँ पे, वो सब इस चीज़ का जवाब देंगे आगामी विधानसभा में। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से महात्मा गांधी के पुण्य तिथि पे उन्होंने जो है गोडसे के द्वारा जो महात्मा गांधी जी मारे गए थे, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने ताली मार करके स्वागत कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है इनका मानसिकता कि अब ये पूरे के पूरे जो है आरएसएस संघी माइंड के इनके हो चुके हैं और भाजपाओं के इशारे पे ये चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता जो है, अपनी मानसिक संतुलन ये खो बैठे हैं, तभी इनको अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं पता चल रहा है और ये इस तरीके का हरकत, इस तरह का काम कर रहे हैं। और एक वक्त वो भी था जब वही भाजपा इनको बोलते थे कि इनके बारे में अभद्र टाइप की टिप्पणी करते थे, और आज वही वाले भाजपा हैं जो इनके समर्थन में पूरा खड़े उतरते हैं। तो एक कहावत भी है, चोर चोर मुसेरा भाई, तो ये पूरा फिट बैठता है उनके ऊपर। तो बहरहाल जो भी हुआ है, और इस सब चीज़ का जो है आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ज़रूर बताएगा। इरशादुल्लाह खान से भी बहुत बड़ा अहम सवाल है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वो, उनको तो नैतिकता के आधार पर उनको तो तुरंत रिज़ाइन दे देना चाहिए था, अगर वो वाकई इस चीज़ के लिए सोचते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी अपने कुर्सी का लोभ था, मलाई चाटने का लोभ था। तो अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाता तो उनको उसी वक्त उस चीज़ पे विरोध करना चाहिए था और उस कुर्सी को त्याग देना चाहिए। तब हम लोग मानते कि हाँ, वो सच्चे मुसलमान हैं और जो चीज़ हुआ हमारे साथ हुआ वो दुनिया देख रही है। आने वाला वक्त भी उसका जवाब बिल्कुल देगा, ज़रूर देगा। राजशेखर साहब, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा यहाँ से होके गया है किशनगंज से। 534 करोड़ का वो उन्होंने गिफ्ट भी दिया है जिला को, और लेकिन लोग फिर भी सवाल कर रहे हैं, विपक्ष फिर भी आरोप लगा रहे हैं उन पर कि एएमयू की ज़रूरत थी यहाँ पे।
जो कि नहीं मिल पाया। और नीतीश कुमार जी एनडी में डिग्री कॉलेज की ज़रूरत थी, जो कि नहीं मिल पाया। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप? क्या कुछ होना चाहिए था? क्योंकि बगल के जो ज़िला है अररिया ज़िला में, वो आए और वहाँ पे डिग्री कॉलेज दे के गए। और जब इनकी और विपक्षी द्वारा ये बात रखी गई तो जदयू के लोगों का कहना ये था कि वहाँ पे उनके सांसद हैं, किशनगंज वालों ने उसको क्या लिया है। इसको लेकर क्या जवाब दीजिएगा आप? तो अगर यही चीज़ अगर इनके मन में है गिव एंड टेक वाला कहानी, तो महागठबंधन के लोगों ने जिताने का काम भी किया था। महागठबंधन के बजाय सरकार में आने का काम हुआ था। महागठबंधन के वजह से इनको भर भर करके झोली में इनको वोट मिला था। तब ये चीज़ तो नहीं आए थे कहने के लिए, तब तो नहीं आया था कि यहाँ के आवाम लोग नहीं गए थे कहने के लिए कि भाई गिव एंड टेक का मामला था। लेकिन हाँ, ये हमारा हक है। आप एक तरफ माइक पे चढ़ करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके बोलते हैं कि मैंने ज़मीन दिलवाया, मैंने यहाँ पे ये मुहिम छिड़वाया, मैंने ये चीज़ करवाया, मैंने इस चीज़ को इनिशिएट करवाया। तो आप वो क्रेडिट जब ले रहे हैं तो इस चीज़ को पूर्ण तरीके से आप ज़मीन पर उतारने का काम क्यों नहीं किया आपने? आज वाकई इस ज़िले को ज़रूरत है, AMU जैसे संस्थान की ज़रूरत है, डिग्री कॉलेज जैसी ज़रूरत है, BEd कॉलेज की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि हमारे कॉलेज के बगल में एक वुमेंस ITI कॉलेज है। वहां पर कुत्ता भी भौंकने नहीं जा रहा है। एकदम सीधा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। बिल्डिंग बना लेने से और वहां पे एडमिशन का रेशियो और उनके स्टाफ के संख्या का रेशियो क्या है, ये कभी मैं, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है कि मैं विपक्ष में हूं तो लोग को लगेगा ही कि भाई मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। मैं आपको ओपन चैलेंज कर दे रहा हूं कि कभी भी आप आकर के बगल वाले कॉलेज में आकर के इंस्पेक्शन करवा लीजिए, दिखवा लीजिए कितने स्टाफ मेंबर्स हैं, कितने छात्र छात्राएं वहाँ पर हैं, क्या पढ़ाई हो रही है वहाँ पर। वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने वहाँ पे खोल रखा है किशनगंज में, और किशनगंज में जहाँ जहाँ पे इन्होंने कॉलेजेस खोला है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ पे कितने छात्र छात्राएँ हैं, कितने स्टाफ की संख्या है, इन्होंने क्या नौकरी के नाम पर इन्होंने क्या चीज़ दिया है, ये सबसे अहम सवाल है। आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि लंबी लंबी इमारतें आप खड़े करके बता रहे हैं कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने, उसका यूज़ कहाँ हो रहा है? सबसे प्लस है कि उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, उस चीज़ को आप ज़मीन पर उतार करके पहले दिखाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि हाँ ये चीज़ हो रहा है। आप यहाँ पर आते हैं, झुंझुना पकड़ा करके चले जाते हैं। आप अपने बगल के शहर में जाते हैं, बगल के ज़िले में जाते हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे सौगात दे देते हैं। क्या भाई? तो वहाँ पर आपके नहीं, आपके सहयोगी दल के सांसद वहाँ पर हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि उस वक्त में क्यों आपको किशनगंज वालों ने आपको नहीं दिया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि नहीं दिया। किशनगंज रहे या सीमांचल के लोग रहें या हम मुसलमान, हमेशा अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करते आ रहे हैं आज तक। और जिस तरीके से जदयू जो है हम लोगों के साथ जो दिखाने का जो रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री वो पूरे बिहार के हैं, वो जदयू के नहीं हैं, वो राजद के नहीं हैं, वो भाजपा के नहीं है, वो VIP पार्टी के नहीं है, वो हम पार्टी के नहीं है, वो पूरे बिहार के 9 करोड़ 10 करोड़ आवाम के वो मुख्यमंत्री हैं। तो पहले तो इनको ये समझना पड़ेगा और ये भी देखना होगा कि किशनगंज जिला सबसे अति पिछड़ा इलाकों में से आता है, जहाँ पे आपको शिक्षा के नाम पे 0 सन्नाटा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ पे हमारा किशनगंज जिला पिछड़ा है, तो उसको भी आपको फ्रंट फुट पे लाने की जवाबदेही आपकी है, क्योंकि आप वहाँ आप गार्जियन हैं। आप बिहार के 10 करोड़ लोगों के एक उम्मीद थे, लेकिन उस उम्मीद पे आप माफ़ कीजिएगा, आप कभी खड़े नहीं उतर पाए। आपने पहले भी जो बोला था भाषण में अपने कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे लास्ट चुनाव समझ करके वोट कर देना, लेकिन आज आपका लोभ फिर से बढ़ चुका है और आप फिर बैठ करके गली गली घूम करके आप वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपकी कुर्सी आपसे ज़्यादा प्यारी है। तो सबसे पहले तो वही चीज़ है कि आप जितना भी ठगे हैं लोगों को, वो सब का जवाब आपको आगामी विधानसभा में मिलने जा रहा है इंशाल्लाह, और आप वो देखिएगा। और हम लोग हमेशा, जब भी हम लोग ने राजनीति की है, हम लोग ने वोट मांगा है तो काम के नाम पे मांगा है, ना कि राम के नाम पे मांगा है। तो काम बोलता है और काम जो उम्मीद है, जो युवाओं की उम्मीद है, जो लोगों की उम्मीद है, जो 10 करोड़ जनता की उम्मीद है बिहार की, वो हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ है, क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो मात्र सीधे 17 महीनों में उन्होंने कर करके दिखाया है। और आपका जो बात रहा है वो सिर्फ हवाई रहा है, वो भी इस बार आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जनता इस बार काम के नाम पे वोट देगी और AMU हमारा सबसे अहम मुद्दा था, है और रहेगा।
आज आप सहयोगी दल के आप सेंट्रल में आप हैं, आप वक्फ बोर्ड पे भी आपने साथ नहीं दिया, जबकि आपने ये चीज़ आपने बोला भी था, अपने कई सारे भाषणों में बोला था, कई सारे चीज़ों में आपने ये अपने बात रखी थी, लेकिन वो सारी बात आपकी धाराशाही रह गई है। तो हमारा बस यही चीज़ है कि आपको जवाब आने वाले विधानसभा में यहाँ की जनता देगी। दानिश सुगर साहब, कल बजट पास हुआ और बजट में सीमांचल कुछ नहीं दिया गया, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, सीमांचल को तो हमेशा ठगने का तो काम किया ही गया है, और हमारी दुर्भाग्य है कि जब जब हम लोग पावर में आए हैं तो उसके कुछ टाइम मतलब ज़्यादा मौका तो नहीं मिल पाया, ज़्यादा वक्त भी नहीं मिल पाया, और हमसे पावर छीन लिया गया। तो बहरहाल खैर क्या कहते हैं, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा इंशाल्लाह। आपने एक बार याद होगा, देखा होगा, जब 2017 में जो बाढ़ आया था तो आदरणीय हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी आकर के घोषणा किए थे 500 करोड़ का पैकेज बिहार में मतलब ये बाढ़ राहत पीड़ित लोग को देने की बात किए थे। वो 500 करोड़ का आज तक हिसाब नहीं लगा। वो 500 करोड़ कब आया, कहाँ से आया? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का बयान भी है कि वो 500 करोड़ जो घोषणा किया गया था उसका कोई तरह का जो है राशि बिहार के किसी भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों में नहीं पहुँचा। बोलने को एक वही हुआ कि मतलब क्या बोलते हैं, कुछ छींटा मार दिया गया, उसी में वो चीज़ पूरा का पूरा उसको लपेट लिया गया। रही बात अब आपकी जो कह रहे हैं सीमांचल को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंकों के लिए यूज़ किया, और ये करते हुए आ रहे हैं। और ये चीज़ आने वाले वक्त में वो जितने भी यहाँ के लोग हैं, क्योंकि अब अगर एक साथ नहीं होकर के लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाला वक्त में और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, और इसी मुद्दों के साथ हम लोग इस बार अपना एजेंडा सेट कर करके चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और इसी मुद्दों पे ही हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों के साथ हमेशा सिर्फ ठगी की गई है, बोला कुछ गया है और किया कुछ नहीं गया है। तो आने वाला वक्त तो ये चीज़ तय है कि वो चीज़ भी दिखा देगा। और बजट में जो यहाँ आपने देखा भी होगा कि ये बजट नहीं, एक मजाक किया गया है। यहाँ के समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम के साथ मजाक किया गया है। जो सबसे पहले तो एक तो हिंदुस्तान में नौकरी की वैसे कमी है, ठीक है, आपकी नौकरी तो वैसे ही नहीं है, ऊपर से ये जो बजट पास हुआ है नौकरी में और ख़तरा भी आ गया है। दूसरी बात, सबसे पहली बात आपको तो ये भी है कि जिस तरीके का स्लैब सिस्टम उन्होंने डाला गया है, तो जो 8 लाख जिसकी मतलब सालाना आय है, जिसकी 12 लाख है, जिसकी 13 लाख है, जिसकी एटसेट्रा जो भी है, उसको भी जो है आपको एक ही स्लैब में डाल करके फिक्स कर दिया गया है। या तो आप उसको एक रेट बना देते हैं, एक परसेंटेज के बेसिस पे ला करके उसको आप मार्क करते हैं, लेकिन वो नहीं। तो मतलब क्या कि जो 2 रुपए कमा रहा है उसका भी वही मामला था, जो 4 रुपए कमा रहा है उसका भी वही मामला था। दूसरी बात, आप ये भी जान लीजिए कि हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे आज भी हैं जिसकी जो मासिक वेतन है वो 25,000 के मतलब अंडर में ही है, सिर्फ 25,000 के अंडर में ही है मासिक आय। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है। तो ये तो साफ तय है कि इस बजट से जो है गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। दानिश सुगर साहब, अभी आपने कहा कि बिहार के साथ खासकर सीमांचल को हमेशा ठगा गया है। 17 महीने में आप लोग सरकार में रहे, 17 महीने की सरकार में रहे आप लोग भी साथ में, सहयोगी पार्टी बनकर। 17 महीना में सर महानंदा बेसिस का काम नहीं हो पाया, देखिए के तटबंध नहीं बन पाए, डिग्री कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, क्या इसमें आरजेडी के लोग जिम्मेदार नहीं हैं? देखिए, अब आप जैसे आपने ये सवाल किया है, चलिए सवाल अच्छी सवाल है। 17 महीने का जो मामला कार्यकाल है, ये देखिए, ये आप भी समझिए और मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को भी समझा सकता हूँ। अगर आप चीज़ों को अगर आप इंडिविजुअली अगर देखिएगा तो आपको जो चीज़ है वो साफ साफ समझ में आ जाएगा। 2014 में जब हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब लंबे चौड़े वादे कर करके आए थे, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम आवाम से पूछना चाहूँगा कि उसमें से कितने वादे उन्होंने पूरे किए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम भी नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज़ में लगे हुए हैं, और हमने जो एजेंडा सेट करके हम लोग आए थे, उस एजेंडा पे हम लोगों ने महज 17 महीनों में हम लोगों से जितना हो पाया, क्योंकि फुल फ्लेज सरकार में तो हम लोग थे नहीं। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वो उप मुख्यमंत्री थे,
मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही थे, और आने का भी एक कारण था कि हम लोग जब आएंगे तो भाई नौकरी का जो वादा हमने किया था कम से कम उस पर हम लोग काम ज़रूर करेंगे। उस पर हम लोगों ने काम किया। 17 महीने में हम लोग को जो जो मौका मिल सका, स्वास्थ्य में हम लोगों ने काम किया, स्वास्थ्य को हर तरीके से हम लोगों ने सुधारने का काम किया। रात रात में कभी कभी जाके औचक निरीक्षण करने का काम किया। इससे सारे पदाधिकारी लोग डरे हुए रहते थे और सभी अपने अपने कार्य में जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना कार्य निभा भी रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमें 17 महीने बिहार की आवाम अगर हमने दी और 17 महीने में हमने ये करके दिखाया है, तो मैं आपसे आपके माध्यम से ये वादा भी करता हूँ कि आने वाले में अगर 5 साल अगर हम लोग सरकार में रहते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काम छूट गया तो आने वाले टाइम में फिर से मौका दो। नहीं, हम लोग जो काम करेंगे उसी काम पे फिर आगे वाले में वोट मांगेंगे कि अब नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होने जा रहा है, हमको फिर से आप सरकार में लाइए, आने वाले कल में फिर हम ये काम कर करके हम लोग दिखाएंगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि हम लोग बोलने में नहीं, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं। और 17 महीने का जो कार्यकाल हम लोगों को मिला, जो भी हो पाया हम लोगों ने किया, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अगर आप लोग साथ देंगे तो 5 सालों में जो जो मांगे हैं बिहार के आवाम के लिए, इंशाअल्लाह उन सब चीज़ों को पूरा करने का काम हमारे सरकार ज़रूर करेगी। एक बात और है कि 2020 में MIM के 5 विधायक जीते, 5 में से 4 विधायकों को आप लोगों ने तोड़ने का काम किया और राजद में शामिल कराने का काम किया। ये आरोप लगाया जा रहा है MIM के तरफ। अभी क्या लग रहा है, MIM को कोई फ्यूचर है और सीमांचल में आप लोग नेस्त नाबूद कर दिए उसको? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में आज तक लगता ही आया हुआ है और इससे कोई भी बचा नहीं है। रही बात तोड़ने और जोड़ने की बात, सपोज़ मैं आपको अगर बोलूं कि भाई हमारे साथ शामिल हो जाइए, तो अल्लाह पाक ने आपको भी अकल सलाहियत दी है, आप जीते हुए माननीय हैं, तो वो आपको तय करना होगा कि मुझे किस तरफ जाना है। मुझे किशनगंज के आवाम के हित में मुझसे जो अच्छा हो सके, जो वो चीज़ कर सके, तो मुझे उसका साथ देना चाहिए, या जो नहीं कर पा रहा है झूठ का मैं उसके साथ में रहूं, क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर जो भी माननीय जो राजद में शामिल हुए थे, उन्होंने किशनगंज के आवाम की भलाई को देखते हुए राजद में शामिल हुए। दूसरी बात यह है कि ये चीज़ फूट फाट की राजनीति कभी राजद ने ना की है ना कर सकेंगे। हाँ, उनके लिए उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, उन जैसे लोगों के लिए खुले हैं जो उनके विचारधाराओं से मेल जोल खाता हो, उनके लिए नहीं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानता हो, जो काम में, जो कार्य में, जो स्वास्थ्य में, जो सिंचाई में, जो बिहार को आगे बढ़ाने में जो भी लोग सहयोग देंगे वो सारे के सारे लोग राजद में वेलकम है। दूसरी बात यह है कि रही बात MIM की फ्यूचर की बात, तो MIM की इसका मुस्तकबिल ना कोई मैं नहीं होता हूँ तय करने वाला, खुदा के अलावा कोई नहीं है। उनका भी हक है, लोकतंत्र है, और ऐसे बहुत सारे पार्टी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोकतंत्र इजाज़त देता है, जिनको लड़ना है लड़े। वो तो बिहार के अवाम, किशनगंज की आवाम ना तय करेगी कि भाई किनका फ्यूचर बनाना है, किनका फ्यूचर बिगाड़ना है। तो ये सब मेरे ख्याल से उन पे ही छोड़ दिया जाए। हमें अपना काम मजबूती के साथ करना है और हमारी जो लड़ाई जब भी होगी वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा से ही होगी, और हम अपने आगे भाजपा के आगे हम और किसी को नहीं देख रहे हैं। दानिश इकबाल साहब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्या आप? क्योंकि किशनगंज की कई जगह से आवाज़ उठ रही है कि दानिश इकबाल साहब चुनाव लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो फिर कैसे लड़ेंगे? क्योंकि गठबंधन है और गठबंधन का ये जो परंपरागत सीट है कांग्रेस का किशनगंज है, तो ऐसे में दानिश इकबाल साहब कौन सा रास्ता अपनाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको अभी ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व होंगे, जो भी वो तय करेंगे मैं उसका पूर्ण तरीके से पालन करूँगा। लोग की ख्वाहिश होती है, लोग की चाहत होती है, लोग का मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, जो मेरे प्रति लोग बोल रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे भी खुशी हो रही है कि चलो मैंने कुछ तो जगह बनाई अपनी। लेकिन रही बात चुनाव लड़ने की बात, क्योंकि गठबंधन में है और गठबंधन का पालन मैं सदैव मैंने किया है, मैं करता हुआ आऊँगा और आने वाले कल में भी मैं करूँगा। और ये जो बात है चुनाव लड़ने की, तो पार्टी विरोधी काम तो मैं करूँगा नहीं। और अगर ऐसा कभी कुछ ऐसा मौका लगा, मौका मिला, या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसा कोई भी तरह का बात अगर आता है, तो वो आने वाले कल में आप सभी लोग को पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है उन लोगों पे छोड़ दिया जाए। हमारा काम है काम करते चलना, बाद बाकी अल्लाह पे छोड़ देना।
पार्टी से निष्कासित किया गया था कुछ दिनों के लिए आपको? मुझे पार्टी से उस समय आपके मौका भी था दूसरे पार्टी में जाने का, एमआईएम में जाने का, जदयू में जाने का, लेकिन आपने नहीं किया और इंतजार किया। आखिर क्यों? एमआईएम की विचारधारा से आपको परेशानी क्या है? नहीं, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया था, मुझे अपने पद से निष्कासित किया गया था। और वो जो पार्टी का जो प्रोटोकॉल था, कहीं ना कहीं इस प्रोटोकॉल का मैंने उल्लंघन किया था और इसी कारण से जो है पार्टी ने कार्रवाई करते हुए मुझे अपने पद से मुक्त किया था। और मैंने पार्टी नहीं छोड़ने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो था उनके विचारधाराओं से मैं पूर्ण तरीके से सहमत था। मैंने गलती की थी, गलती इंसान से अगर होती है, आप सपोज़ अपने घर में बैठे हुए हैं, आपसे कुछ गलती होगी, आपके भाई ने आपको एक तमेचा मार दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने भाई को से हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ लीजिएगा या छोड़ के चले जाइएगा। तो आप वेट कीजिएगा कि कल को भाई मुझे माफ़ कर करके वापस गले लगा ले। तो मैंने भी इंतज़ार किया, मैंने देखा, अगर वहाँ से रिस्पांस अगर आता है पॉजिटिव वे में तो बढ़िया है, नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं कि मुझे कोई पद पर आना था या मुझे पद चाहिए। एक जुड़ा था, एक पार्टी से जुड़ा हुआ था मैं। इससे पहले मैं कांग्रेस में था, फिर आरजेडी में आया, आरजेडी में रह कर सक्रिय होकर के और भी काम किया। रही बात देखिए एमआईएम की विचारधाराओं की जो आप बात करते हैं, तो जैसे भाजपा है, ठीक है, जैसे भाजपा है, कहीं ना कहीं एमआईएम भी वही नक्शे कदम पर है। तभी जो है आज के डेट में मुसलमान और पीछे जा रहा है। ये साफ साफ ये चीज़ दर्शाता हुआ है। जिस तरीके से भाजपा जो है बिल्कुल एक तरफ से हिंदू 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 करते रहते हैं, कहीं ना कहीं एमआईएम भी सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। अरे आपको अगर मान लीजिए कि लड़ना है, अगर सबको ले करके लड़ना है, तो आप सारे पूरे आप बिहार में सब सीटों पे लड़ाइए चुनाव। और ना आप हिंदू देखिए ना आप मुसलमान देखिए, आप कैंडिडेट को देखिए, आपका कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट की छवि अच्छी है, कौन सा कैंडिडेट आपके जीतने लायक है, कौन सा कैंडिडेट आपके जीत करके विधानसभा में काम कर सकता है, कौन सा कैंडिडेट अपने वहाँ के आवाम के लिए खिदमत कर सकता है, वो भी बिल्कुल निष्पक्ष हो करके। तो वैसे वैसे लोगों को आप भी लाइए साथ में। तो बात बस यही है। अब जैसे आप आरजेडी की बात कर लो या आप कांग्रेस की बात कर लो, कांग्रेस भी पूरे लोगों को लेकर के चलने वाला है। ऐसा नहीं है कांग्रेस में जो है हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, सारे धर्म के लोग हैं, जुड़े हुए हैं। और जो उनका कैडर वोट मेरे पैदाइश से पहले से जो उनके कैडर वोट थे वो आज भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिली लगाव भी होती है और एक विचारधारा भी होती है। तो अभी जहाँ तक कि मेरी जो विचारधारा है, मेरी विचारधारा बिल्कुल सेट बैठती है वहाँ पे जिस पार्टी में मैं जुड़ा हुआ हूँ। कल अब क्या होगा नहीं होगा कोई जानता नहीं, लेकिन जब तक मेरी विचारधारा उनसे मिलती रहेगी मैं उनका दामन पकड़ा रहूँगा।